हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, थोड़ा सा गैप में लेक्चर आ रहा है, 1-2 दिन का गैप करके मैं लेक्चर दे रहा हूं। उसकी वजह जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है और भी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि जितना थोड़ा सा डिले हो करके आएगा क्लास, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए आप परेशान ना होइए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये भी एक अभी इशू है, क्योंकि 25 अगस्त तक तो इंटरव्यू ही चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये है कि एग्ज़ाम हो भी सकता है। देखिए, 25 अगस्त को तो मुश्किल है, लेकिन उसके बाद कितना दिन डिले होगा ये कहा नहीं जा सकता। कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, निश्चिंत मत होइए कि 2 महीना 1 महीना टल जाएगा। हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन टाल के करवा लें, 1 हफ्ते टाल के करवा लें, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। और ये तो गारंटी है कि आपका जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, किसी भी दशा में करवाऊंगा। तो आप लोग इससे बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, करंट अफेयर्स की क्लास आपकी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारा जो करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश का जो मेंस होने वाला है 2019 का, उसको फोकस करके चल रहा है। और इसके जो भी पीडीएफ हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसके अलावा भी और सारे जो पहले के लेक्चर्स हैं, जैसे गवर्नेंस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो इन सब के सारे आप वहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं और उसको हार्ड कॉपी के रूप में रख के आप जो है रिवीजन के लिए रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जो लोग नए हैं उनसे ये भी मेरा निवेदन है कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हों, उनके काम की चीज़ हो, तो शेयर भी करें और भी लोगों को बताएं। और उसके साथ साथ दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके नॉर्मल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर्स में जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे आम जीवन के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्व है इसका वो तो है ही है, लेकिन हमारे आम जीवन को भी ये काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है चेंजेज इन लेबर लॉज। देखिए, जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है कोरोना का, कोविड-19 का, तब से कई सारे स्टेट्स ने अपने यहाँ का जो लेबर लॉज है वो चेंज किया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो इकॉनमी थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, बंद हो गया था, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी थी। तो ऐसे में इकॉनमी को फिर से रिवाइव करने के लिए, उसमें फिर से जान डालने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है, जो टैक्स आता है, वो भी बना रहे। तो इसके लिए बहुत सारी छूट दी गई हैं लेबर लॉज में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कंटेक्स्ट है हमारा। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ का जो अभी तक का लेबर लॉज है उसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो जो अभी चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे यहाँ लेबर लॉज हैं, 4 ऐसे लेबर लॉज हैं जिनको मेजर लेबर लॉज बोला जाता है। उसमें देखिए, सबसे पहला है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सेफ्टी measures of the factory premises to and promote the health and welfare of workers। आसान भाषा में कि जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है, ये दोस्तों जो भी फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले हैं, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल करता है, उनके वर्किंग आवर का ख्याल करता है, उनके हेल्थ का ख्याल करता है। उसके बारे में बहुत सारे नियम कानून बताता है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ये सुविधाएँ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है वो इन सब चीज़ों पे, मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स की बात करता है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है द शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961। इसका जो एम है, रेगुलेट द वर्क, मतलब वर्क आवर, कि कितना घंटा आप काम करवा सकते हैं। उसके साथ साथ पेमेंट आप कितना दे रहे हैं, ओवर टाइम अगर करवा रहे हैं तो उसके लिए ये नियम कानून बताता है। उसके साथ साथ वीकली डे आप, मतलब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी आपको देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अदर हॉलीडेज, पेमेंट, एनुअल लीव, ये सब सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सनस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन, इन सब चीज़ों का कैसे क्या करना है, वीमेंस के साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट कैसे देना है, क्रेज की फैसिलिटी कैसे देनी है, उनके लिए वर्किंग आवर क्या होगा, ओवर टाइम अगर कोई कर रहा है
तो उसके लिए आपका पेमेंट का क्या सिस्टम होना चाहिए, पेमेंट कैसे होना चाहिए, जो सप्ताह में हॉलीडे होता है उसके लिए आपको क्या करना है, सप्ताह में किस दिन, 1 दिन या 2 दिन हॉलीडे आपको देना है, उसके साथ साथ जो एनुअल हॉलीडे होता है उसके बारे में बात करनी है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारी बात इस एक्ट में की गई है। उसके बाद दोस्तों द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है। तो इस एक्ट के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें देखिए क्या है कि 2 तरह के वर्कर्स हो सकते हैं, एक स्किल्ड वर्कर हो सकते हैं, दूसरा अनस्किल्ड वर्कर हो सकता है। तो इसमें दोनों तरह के वर्कर्स जो हैं उनके पेमेंट की बात की जाती है कि उनको किस तरह का सैलरी दिया जाएगा। अगर कोई स्किल्ड वर्कर है या फिर कोई नॉन स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है तो उसकी सैलरी कैसी होनी चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें कही जाती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है दोस्तों। तो इसमें भी इसके नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी डिस्प्यूट एराइज होते हैं कोई भी पेमेंट को लेकर के, सैलरी को लेकर के, जो भी हेल्थ सिक्योरिटी या रेगुलेशंस जो भी हैं, अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो उन सब चीज़ों में अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई अगर कोई आपका ग्रीवांस है या कोई डिस्प्यूट एराइज होता है तो ये एक्ट उसको सॉल्व करने की बात करता है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, अभी हम देखेंगे आगे की जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल लॉज को लेकर के, उसमें एक प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, नियम है, सेंट्रल है, स्टेट है। क्योंकि देखिए जो लेबर है वो क्या है आपका कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मल्टीप्लिसिटी होती है, बहुत सारे कानून बन जाते हैं, तो फिर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो वर्कर्स हैं उनको भी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी। ओके दोस्तों, तो ये हो गया कुछ जो मेजर लेबर लॉज थे, हम उनके बारे में देख लिए। आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा इश्यूज़ है एक्चुअली, ठीक है, लेबर लॉज को लेकर के या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लेकर के जो हमारा इश्यूज़ है उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यही बताया कि जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ लॉज, मतलब ये कि 200 से ज़्यादा स्टेट लॉज हैं, 50 से ज़्यादा सेंट्रल लॉज हैं, तो इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही टफ हो जाता है। इवन इतने लॉज होने के बाद भी कोई ऐसा डेफिनीशन नहीं है लेबर लॉ का अपनी कंट्री में। तो ये कम्प्लेक्सिटी का बहुत बड़ा इशू है, जैसा कि इसके पहले हमने बताया। ठीक है, जब नियम कानून कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, उनकी मल्टीप्लिसिटी होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो उसका जो कंप्लायंस होगा, मतलब ये कि जो इंडस्ट्री उसको फॉलो करना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको जो फॉलो करना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। और उसके साथ साथ दोस्तों इसका इन्फोर्समेंट भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि इतने सारे लॉज होंगे, इतने सारे कानून होंगे, तो उनको एक साथ लागू करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या जन्म लेता है दोस्तों, देखिए जहाँ पे लोगों को समझने में दिक्कत होती है, करप्शन वहीं पे जन्म लेता है। अगर कोई प्रोसेस है और आप उसको पूरी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है, कहाँ पे हमको अप्लाई करना है, कैसे कैसे हमारा काम होगा, तो अगर सब कुछ आपके पास, देखिए इसके पहले जब हम गवर्नेंस की क्लास हम ले रहे थे उसमें तो हमने बताया था कि इफ़ यू वांट टू एम्पावर द पीपल यू मस्ट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट टू द सिटीजन। एनी इन्फॉर्म्ड पीपल इज एम्पावर्ड पीपल। विदाउट इन्फॉर्म हुए आप जो है एम्पावरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी कम्प्लेक्सिटी होगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पे ऑफिसर जो भी बोलेगा वो आपको सुनना पड़ेगा और उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो इससे एक्सप्लॉयटेशन और करप्शन जन्म लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनफ्लेक्सिबिलिटी है। अपने यहाँ के जितने भी लॉज हैं उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ये कि बहुत रिजिड है, उनमें परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है, उसमें अमेंडमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द फर्म्स दोज इम्प्लाइंग मोर देन 100 वर्कर्स, ऐसे फर्म जिसके पास 100 वर्कर्स से ज़्यादा हैं उनके ऊपर बहुत सारे नियम कानून लागू होते हैं फायरिंग और हायरिंग को लेकर के। तो ऐसे जो फर्म्स हैं वो क्या करते हैं कि ना तो नए लोगों को हायर करते हैं, और नए लोगों को जब हायर नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार अगर वो हायर कर लिए तो उनको फायर करने में बड़ा मुसीबत होती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, हायर ही नहीं करते हैं। दिस हैज कंस्ट्रेंट टू द ग्रोथ ऑफ फर्म ऑन द वन हैंड एंड कुड नॉट इम्प्रूव द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स, जैसा कि मैंने
पहले बताया कि एक तरफ तो देखिए, अब उनके पास अगर वर्कर कम होंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो इफेक्टिवनेस होगा वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं उनका भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अप्लीकेबिलिटी ऑफ लेबर लॉज, देखिए अभी तक के जो भी लेबर लॉज हमारे यहाँ बनाए गए हैं उसमें दोस्तों मैक्सिमम जो लेबर लॉज हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए हैं, ठीक है, और जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसके लिए है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट का हमारा जो प्रोफाइल है उसको अगर हम देखें, उसको हम एनालाइज करें, तो हम ये पाते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा वर्क फोर्स है या फिर जो हमारा मैक्सिमम इकोनॉमी है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है और इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि जो हमारे लॉज हैं वो तो फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए हैं, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ है, जो हमारा इकोनॉमी का मेन सेक्टर है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे एमएसएमईज है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इनफॉर्मल है, मतलब कि फ्रीलांसर्स ज़्यादा हैं, डेली वेजेस वाले ज़्यादा हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें लागू नहीं हो पाती हैं। तो ये भी हमारे यहाँ का जो लेबर लॉज है उसके सामने जो है ये सब इशूज़ हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए लेक्चर करने के बाद आप इसका पीडीएफ ले करके एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमको अभी की जो सिचुएशन है, देखिए अभी जो चेंजेज हुए हैं अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ का जो कॉमन लेबर लॉज है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म में हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी चीज़ें और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कर रहे हैं, जैसे यूएसए कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कर रहे हैं, तो वो सब प्रैक्टिसेस हम अपने यहाँ भी लागू करें शॉर्ट टर्म में, ये एक काम कर सकते हैं। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो प्राइवेट लोग हैं उनको इंडस्ट्री के सेक्टर में पार्टनर बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमको क्या करना है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ बजट का एलोकेशन कर सकती है, बजटरी एलोकेशन कर सकती है, और प्राइवेट लोगों को इनवाइट कर सकती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। देखिए प्राइवेट लोग जब आएंगे तो अपने साथ पैसा भी लेके आएंगे और अपने साथ एक्सपर्टीज़ भी लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन काफ़ी कम होगा। क्योंकि वैसे भी इस समय पैंडेमिक चल रहा है तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में हम पूरी तरह से अपने आप को फोकस कर लिए हैं, तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो रही है। तो ऐसे में अगर प्राइवेट सेक्टर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम इनवाइट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है वो तो कम होगा ही होगा, उसके साथ साथ इस क्राइसिस पीरियड में भी लोगों को क्या मिल पाएगा, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म में हम क्या स्टेप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों हम क्या स्टेप उठा सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए एक ये 4 लॉज हैं, ये 4 कोड हैं जिस पे गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है, पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। मतलब ये कि जितने भी लेबर लॉज हैं हमारे यहाँ के, चूँकि हमने बताया कि 200 से ज़्यादा स्टेट लेबर लॉज हैं, 50 से ज़्यादा सेंट्रल लेबर लॉज हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इन सारे लेबर लॉज को 4 कोड में ही समाहित कर देना चाह रहा है। मतलब कि सिर्फ 4 कोड होंगे और जिसमें सारी बातें कही जाएंगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो कोड है वो है लेबर कोड ऑन वेजेस, मतलब उनके वेजेस पे एक कोड बनाया जाएगा और वो थ्रू आउट द कंट्री लागू होगा, ठीक है। उसके साथ लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, और उसके बाद लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। इसमें से दोस्तों जो 2 हैं, लेबर कोड ऑन वेज एंड लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, इसका एक्चुअली ड्राफ्ट भी आ गया है, ठीक है। अभी लेबर कोड्स ऑन वेजेस शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये शायद आ भी गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करना है लॉन्ग टर्म में लेबर लॉज में या इंडस्ट्री सेक्टर में सुधार लाने के लिए, उसमें सबसे पहले यही करना है कि 4 जो कोड्स बनाए जा रहे हैं इसको गवर्नमेंट क्या करे, जल्दी से जल्दी इस पर डिस्कस करे और इसको पारित करे, इसको लागू करे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लेबर सेक्टर में, वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद लेबर लॉज अप्लीकेबल टू द फॉर्मल सेक्टर शुड बी मॉडिफाइड टू इंट्रोड्यूस एन ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हमने बताया कि हमारे यहाँ के जो लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल हैं,
तो ऐसे में उसमें परिवर्तन करना, समय के साथ परिवर्तन करना, ज़रूरत के साथ परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम उन लॉज़ को क्या कर सकें, हम उसको मॉडर्नाइज़ करें और अपनी आज की आवश्यकताओं, क्षमताओं और जो भी हमारी अपेक्षाएँ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इस तरह से बनाएँ कि समय के साथ जैसे ही कोई परिवर्तन आता है, समय की जिस तरह की मांग होती है, उस तरह से हम उसमें परिवर्तन कर सकें। और उसके साथ साथ वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द सिक्योरिटी ऑफ लेबर एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, दोनों की सिक्योरिटी की भी हमको व्यवस्था करना है। उसके बाद मेक द कंप्लायंस ऑफ वर्किंग कंडीशंस रेगुलेशन मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। देखिए वर्किंग कंडीशन में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे उसका अगर हम देखें तो उसका इतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो सबसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारे यहाँ रेगुलेशंस लॉज हैं, कम जो भी हमारे यहाँ नियम कानून बनाए गए हैं, उसको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं और वो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि वो चीज़ें जो लेबर है उसको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बात हमारी कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अभी हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो अभी लेबर लॉज में डाइल्यूशन किया गया है, मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब अपने यहाँ के लेबर लॉज में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं। ठीक है, तो वो परिवर्तन क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तों। आसान भाषा में ये है कि देखिए, एक तो ये कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या की है, या गुजरात गवर्नमेंट क्या की है, उस पर हमको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो इसमें परिवर्तन किया गया है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू ये आया हुआ है, ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि एग्जेम्प्टिंग बिजनेसेस फ्रॉम द परव्यू ऑफ ऑल लेबर लॉज एक्सेप्ट फ्यू फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए जितने भी इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं उनको सारे लेबर लॉज से इंजेप्शन दिया जाता है, मतलब उनको कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट सम लॉज हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो उन सबको छोड़ करके कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको किसी भी तरह का लेबर लॉ जो है फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है 3 साल के लिए। बहुत ही सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ exempted the industrialist from the all labor laws except few which is related with the health and security। ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, द लेबर लॉज related to the settling industrial disputes, occupational safety, health and working conditions of workers, and those related to trade union, contract workers and the migrant laborers will become डिफंक्ट। ये सब मेजर हैं जिसको डिफंक्ट कर दिया गया है, अब ये काम नहीं करेंगे, ये अब लागू नहीं होंगे। ठीक है, हाउएवर लॉज रिलेटेड टू द बॉन्डेड लेबर, डिप्लॉयमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरीज विल नॉट बी रिलैक्स्ड। ये सब जो है इन सब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये सब जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद द चेंजेस इन लेबर लॉज विल अप्लाई बोथ द एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड द न्यू फैक्ट्रीज बीइंग सेटअप इन द स्टेट। देखिए जो अभी इंडस्ट्रीज हैं, प्रेजेंट टाइम में जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं उनके ऊपर तो ये लागू होता ही होता है। अगले 3 साल के अंदर जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप होगी उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। ठीक है, इसी तरह से जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने भी यही काम किया है, लेकिन उनका जो है क्या है, वो 1000 दिन के लिए है। ठीक है, अब 1000 दिन कितना होता है, 365, लगभग 3 साल ये भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मतलब ये है कि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको लेबर लॉज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़ करके। ये आसान भाषा में आपको लिखना है। तो ये तो हो गया चेंजेज। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि जो ऐसे चेंजेज किए गए हैं उसके पीछे कारण क्या रहा है, रेशनल रेशनल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेशनल यही है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। ठीक है, तो इकोनॉमी को अपने फिर से रिवाइव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, अगर देखिए लेबर लॉज थोड़ा सा लिबरल होगा, उनको छूट मिलेगी, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास आएंगे। ठीक है, उसके बाद
अब इस पेंडेमिक काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, प्राइवेट कंपनीज उनको काम से निकाल दी, नौकरी उनकी छूट गई। तो ऐसे में अगर जब इकॉनमी को हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, थोड़ा सा उनको स्कोप देंगे काम करने का, तो एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कर सकते हैं, वापस से रिवाइव कर सकते हैं। ओके, फिर अगला जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, ब्रिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड कन्वर्ट द चैलेंजेस ऑफ ए डिस्ट्रेस इकोनॉमी इनटू द अपॉर्चुनिटीज। एक तो ये देखिए, अभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से इस बात पे जुटा हुआ है कि हम कोरोना के जो भी इम्पैक्ट्स हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और जो कोरोना का सिचुएशन है हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। कुल मिला के ये कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी एक ही चीज़ पे केंद्रित है, और वो है कोरोना। और ऐसे में लेबर लॉज का इन्फोर्समेंट करा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शनरीज हैं वही अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप फिर लेबर लॉज को लगा के या रख के क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, मतलब कोई इंडस्ट्री आपको सेटअप करना है, आपको तमाम लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तमाम जगह से आपको अनुमति लेनी पड़ती है, तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों को भी आसान करने के लिए ये लेबर लॉज में जो डाइल्यूशन दिया गया है वो दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों ये भी कहा गया कि जो अभी हमारे यहाँ सामने चैलेंज है कोरोना का, उसको भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं इस लेबर लॉज को डाइल्यूट करके। ठीक है, टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, ऑब्वियसली रेवेन्यू की हमको ज़रूरत है क्योंकि हमारा पूरा पैसा तो कोरोना में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे में हमारा जो स्टेट रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है, तो और काम कैसे हो पाएंगे, हम और काम को रोक तो नहीं सकते हैं ना, सारे काम तो हमको करने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या है कि हमारे पास कुछ पैसा होना ज़रूरी है, और अगर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, डिमांड और सप्लाई होगा, इकोनॉमी फंक्शनल रहेगी, तो जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, और भी तरह से जो उनके इनकम के सोर्सेज हैं वो भी फंक्शनल होंगे, तो उस तरह से भी उनको पैसा मिलेगा। तो कुल मिला के ये कि स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाना भी एक इसका उद्देश्य रहा है, इसके पीछे एक तर्क रहा है। ठीक है, लेबर रिफॉर्म हैज़ बीन अ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। द चेंजेस बिकम नेसेसरी एज इन्वेस्टर्स वर स्टक इन द वेव ऑफ लॉज एंड रेड टेपिज्म। देखिए, बहुत दिन से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे यहाँ के, वो हमारे यहाँ के लेबर लॉज में रिफॉर्म का डिमांड कर रहे थे। ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या है कि बीच में फंसे रहते थे, रेड टेपिज्म, जो लाल फीताशाही आप कह सकते हैं हिंदी में। तो ये सब इशूज़ वो फेस कर रहे थे। तो ऐसे में क्या है कि जो लेबर रिफॉर्म था ये बहुत दिन से पेंडिंग में था, और ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि इस समय में स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो ये सब तर्क हैं, ये सब रेशनल हैं जो कि आप लिख सकते हैं कि क्यों लेबर लॉज को डाइल्यूट किया गया। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं कि जो ये लेबर लॉज डाइल्यूट किए गए हैं, इसका जो मतलब इसके साथ इश्यूज क्या है, या यूँ कह लीजिए कि इसके सामने चैलेंजेस क्या है, या फिर ये कह लीजिए कि इससे चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो ये कि देखिए, जो भी ये लॉ डाइल्यूट किया गया है ये किसके फेवर में है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में, इंडस्ट्रीज़ के फेवर में, वर्कर्स के फेवर में नहीं है। तो ऐसे में जो भी लेबर लॉज को डाइल्यूट किया गया है, ऐसे में जो लेबर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होना तय है। ठीक है, वर्किंग आवर डेफिनेट नहीं है, हेल्थ की जो कंप्लायंसेस होती हैं उसको पूरा नहीं करना है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब आप इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हैं तो आप फ्री हैं, आप चाहे जैसे लेबर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में लेबर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में जो ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स है यह एक इशू बन के सामने जरूर आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों इनसिक्योरिटी, कोई भी वर्कर्स को कभी भी हायर कर सकता है, कभी भी फायर कर सकता है। इसके साथ साथ जो सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस हैं उनको भी कंप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तमाम तरह की सिक्योरिटी जो दी जाती है इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वर्कर्स को, अब उनको भी ज़रूरत नहीं है देने की। तो ऐसे में क्या है, जो वर्कर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे, ना कि अपने केवल हेल्थ को लेकर के, बल्कि अपने वर्किंग कंडीशन, वेज और जो भी ओवर टाइम होता है और उनका जो इंक्रीमेंट होता है, ये सब सारी चीज़ों को लेकर के वो क्या हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डेस्परेट कंडीशन ऑफ वर्किंग, ऑब्वियसली आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप जिसके यहाँ काम करने जा रहे हैं वो किसी भी नियम कानून से अगर बंधा नहीं होगा, तो वो जैसे चाहेगा वैसे आपसे काम करवाएगा, जितना चाहेगा उतना काम
करवाएगा। ठीक है, तो ये इशूज़ हैं, इसको आप लिख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। अब देखिए इसमें क्या है कि ILO का रिस्पांस क्या रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि प्लीज़ अलाउ मी टू एश्योर यू दैट द ILO डायरेक्टर जनरल हैज़ इमीडिएटली इंटरवीन्ड एक्सप्रेसिंग हिज डीप कंसर्न एट दिस रिसेंट इवेंट एंड अपीलिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये कुल मिला के वो बोल बच्चन है, उन्होंने कुछ बोला है कि आप लोग ये जो कर रहे हैं हम इस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं, अगर इससे कोई दिक्कत होगी तो हम आपको सूचित करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आप उसको समय रहते ठीक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ILO आल्सो अर्ज्ड PM टू सेंड अ क्लियर मैसेज टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अपहोल्ड द कंट्रीज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड इनकरेज इंगेजमेंट इन इफेक्टिव सोशल डायलॉग। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप एक काम करो, आप सारे अपने स्टेट गवर्नमेंट और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लेबर लॉज आप डाइल्यूट कर रहे हैं, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी जो कंट्री है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आपने कमिटमेंट किया है, उसमें कोई भी दिक्कत ना आनी चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं उससे आप ज़्यादा इधर डाइवर्ट ना हो रहे हों, आप ये चीज़ जो है इंश्योर कीजिए। ठीक है, तो ILO का इतना सा रिस्पांस है, आप इसको भी कोट कर सकते हैं, एक लाइन में आधे लाइन में आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारा जो लेबर लॉज डाइल्यूट हुआ था, जो लेबर लॉज में परिवर्तन हुए थे उसके बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भाइयों एवं बहनों वाला है। ठीक है, तो और इवन 2 प्रोग्राम हुए हैं दोस्तों अभी तक, एक 2 कहूँ 3 कह लीजिए आप, एक मेक इन इंडिया, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप अभी आज के बाद से जो भी लेक्चर्स आपके सामने आएंगे उसमें आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं, आत्मनिर्भर भारत क्या है। देखिए आत्मनिर्भर भारत हर कोई जानता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो वो नेशन को संबोधित करते हैं उसमें उन्होंने कहा था कि हम 20 लाख का एक पैकेज दे रहे हैं और जिससे हम भारत को क्या कर देंगे, आत्मनिर्भर कर देंगे। मतलब ये है कि आत्मनिर्भरता का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें, देखिए हंसी मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। देखिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे विश्व से कट जाएंगे या हम विश्व से कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इंपोर्ट को काफ़ी हद तक कम कर देंगे, उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हम अपने देश में करेंगे, अपनी कंट्री में करेंगे। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं या फिर यूँ कह लीजिए हम डी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं या फिर प्रोटेक्शनिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं, कुछ इंटरनेशनल क्रिटिक्स ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है यह भारत का भी एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ने का एक कदम है। जैसे अभी आपने देखा होगा कल या परसों में इंडिया और EU की वर्चुअल समिट हुई, तो उसमें यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है, लेकिन जो हमारी तरफ से है वो कुछ ऐसा नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे इम्पोर्ट पे डिपेंड ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का हम अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करें, इवन उसका हम एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं, जो इकोनॉमिक पैकेज हम दे रहे हैं वो हमारा 10% है इंडिया GDP का। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक पैकेज दिया है। ठीक है, दूसरा RBI ने इसके पहले ही कुछ ऐसे मेजर्स लिए थे कि 10 लाख करोड़ का या 1 लाख करोड़ का जो भी उनका RBI का स्टिमुलस था उसको भी जोड़ा गया है इसमें। मतलब ये कि ये 10% तब होगा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो, और जो RBI की तरफ से जो मेजर्स लिए गए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं, वो दोनों को जब हम एक साथ कंबाइन करेंगे तब जाके ये 10% का होता है। ठीक है, इसमें केवल गवर्नमेंट का ही नहीं है। ओके, देखिए पैकेज इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। 4L, 4L पे डिपेंड करता है, 4L पे हम बात करेंगे। 4L को प्रमोट करने की बात कही जा रही है, इसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिलायंट मिशन, आत्मनिर्भर भारत एक्चुअली है क्या? सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन
एंड्स टुवर्ड द कटिंग डाउन इम्पोर्ट, जैसा कि हमने कहा। उसके बाद बाय फोकसिंग ऑन सब्स्टिट्यूशन while improving safety compliance quality of goods and gain global market share। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि हम बाहर की चीज़ों को बैन कर देंगे। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस, देखिए अगला पॉइंट यही है। सेल्फ रिलायंस नीदर सिग्निफाइज एनी एक्सक्लूजनरी और आइसोलेशनिस्ट स्ट्रेटजीज बट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड टू द वर्ल्ड होल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये ना तो ये आइसोलेशन की बात करता है और ना ही यह किसी के एक्सक्लूजन की बात करता है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, लेकिन ये लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने की भी बात करता है। ठीक है, जो आत्मनिर्भर मिशन है, जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है, ये इसमें 2 फेजेज होंगे। पहले फेज में जहाँ जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि हम एक्सपोर्ट को, कुछ चीज़ों में अपने एक्सपोर्ट को हम कैसे बढ़ाएं, जैसे कि मेडिकल टेक्सटाइल्स का हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स का हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, प्लास्टिक टॉयज़ का हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो 3 चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे 3 चीज़ें लिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ दूसरा जो फेज है दोस्तों, उसमें हम इम्पोर्ट को कम करने की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में इंडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू में इम्पोर्ट करता है। तो अगर इसके इम्पोर्ट को हमको डिक्लाइन करना है, डिक्रीज करना है, तो देखिए क्या है कि एक तो गहना गुड़िया पहनना कम तो लोग करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, इसमें बहुत सारी अगर पॉलिसी, जैसे आपका गोल्ड लोन टाइप की पॉलिसी है, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड टाइप की पॉलिसी है, इस तरह की अगर पॉलिसीज़ को हम ले आएंगे, इस तरह के अगर हम सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, तो हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम थोड़ा बहुत डिक्रीज कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों फार्मा सेक्टर है। देखिए फार्मा सेक्टर में जैसा कि हम जानते हैं कि एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि दवाइयों को बनाने में यूज होता है। कुल मिला के कह लीजिए कि ये मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री का ये रॉ मटेरियल है। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट पे। और इंटरेस्टिंगली कि इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है वो हम चाइना से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इसका भी इम्पोर्ट हमको कम करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ स्टील सेक्टर में हमको इम्पोर्ट को कम करने की आवश्यकता है। तो जिसका जो फोकस होगा वो दूसरे फेज़ में होगा। अभी पहले फेज़ में हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जो सेल्फ रिलायंस मिशन है, ये इसका एक इंट्रो है। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है या मिशन है, इसका ये एक इंट्रो हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसमें जो 5 पिलर्स हैं, हमने बताया कि जो आत्मनिर्भर भारत है इसके 5 पिलर्स हैं। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी, और 5वां है डिमांड। देखिए इकोनॉमी को क्या करना है, अभी तक हमने देखिए कहा था, अपना टारगेट हमने बनाया था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन अभी फॉरगेट अबाउट, हम 5 ट्रिलियन भूल गए। अभी हम इसमें क्वांटम जंप लाएंगे, धीरे धीरे रेंग कर नहीं बढ़ेंगे, अब इसमें हम एकाएक बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे ये बात की बात है, लेकिन अभी जो हमारा पिलर है वो यही है कि इस पर हमको फोकस करना है। दूसरा जो है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली बिना किसी वाइब्रेंट या आप ये कह लीजिए कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के आपका कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो जो दूसरा पिलर है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। तीसरा जो हमारा होल सिस्टम है, चाहे वो गवर्नमेंट का सिस्टम हो, चाहे गवर्नेंस का सिस्टम हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जो भी है, जो भी सिस्टम है, उसमें हम सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रमोशन करेंगे। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, हर जगह पे हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद डेमोग्राफी में देखिए आप जानते हैं कि भारत सबसे यंग देश है इस समय। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो 25 साल से 65 साल तक की हमारी पॉपुलेशन है, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या करना है हमको, डेमोग्राफी जो हमारा है उसको अच्छे से हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करना है कि मतलब उसको हम क्या करें, स्किल प्रोवाइड करवाएं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, उनका अच्छे से हेल्थ, जो भी उनकी हेल्थ कंडीशन है उसको हम ठीक करें। ठीक है, मतलब ये कि हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, 3 चीज़ हमको करना है जो हम, अगर हम डेमोग्राफी को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th पिलर डिमांड। देखिए हम कितना भी बना लें, अगर उसका कोई डिमांड ही नहीं है, खरीदने वाला ही नहीं है,
तो फिर हम उसको बना के क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है, दो चीज़ें। एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, अगर इंडियन चीज़ है, कोई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से बनाया गया है, इंडियन इंडस्ट्री उसको बना रही है, लेकिन वो उसमें क्वालिटी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो लोग नहीं खरीदेंगे, उसका डिमांड नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोकल प्रोड्यूस है उसके क्वालिटी पे हमको फोकस करना है, और उसके साथ साथ लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो मतलब हमको दोनों तरफ से इसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है, इसको हमको दोनों तरफ से सही करने की आवश्यकता है, जो कि इस अभियान का 5वां पिलर है। ओके, द मिशन इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंप्लीमेंट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। हमने बताया कि मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और अब आत्मनिर्भर भारत, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि भारत में कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम लागू होगा तो ये कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई ज़रूर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तीनों मिशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ायरेबिलिटी है, तो इस वजह से इन सब स्कीम्स का कहीं ना कहीं इसमें बात जरूर आ जाएगी। ठीक है, अभी इसमें जो हमारा सेल्फ रिलायंट मिशन है, या यूँ कह लीजिए कि जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है, इसमें जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो प्रभाव पड़ने वाला है, उसको हम फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा बहुत ज़्यादा गया है, लेकिन इसको हम शार्ट में बताएंगे। इसका जो PDF मिलेगा आपको, उसको आप एक बार लेकर के पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी। देखिए, इम्पैक्ट को अगर हम बात करें, इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए इम्पैक्ट को हम 3 सेक्टर में देख सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर में, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर में, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा जो फोकस है वो हम क्या करेंगे, देखिए इसके पहले की क्लास में हमने बताया था कि हम APMC में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर रहे हैं, ई-नैम को लेकर के हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अगर हम सुधार करेंगे तो जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है वो पूरी तरह से ट्रांसफार्म होगा, लोगों का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, सस्टेनेबिलिटी हमारी आएगी, और उससे क्या हो सकता है कि अगर हम इसमें, जैसा कि हमने कहा कि हमारा एक पिलर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो उससे क्या हो सकता है कि वन नेशन वन मार्केट का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है, और जिससे फार्मर्स का जो इनकम है उसको सिक्योर किया जा सकता है। इससे जो अल्टीमेट फ़ायदा होगा, जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, सेल्फ सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी। जो हमारा रूरल इकोनॉमी है उसमें क्या आ जाएगी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। और दोस्तों, ऐसा ये कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ स्मार्ट सिटी यू मस्ट मेक स्मार्ट विलेजेस। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर रूरल एरिया ही सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सस्टेनेबल है, तो जो वहाँ का एक माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, लोग अपने यहाँ से अपने गांव को छोड़ करके शहरों में जा करके काम करते हैं, तो एक वो सबसे बड़ा इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा जब वो जाते हैं तो अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, जो भी उनकी छोटी मोटी लैंड होल्डिंग्स है उस पर कोई काम नहीं हो पाता है, एक इशू तो ये आता है। दूसरा, जब वो शहर में जाते हैं तो वहाँ पे स्लम डेवलपमेंट, और क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अच्छा घर अफोर्ड कर सकें, तो वो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं तो जहाँ पे स्लम डेवलपमेंट हो सकता है। और देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है तो वहाँ के जो चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ का पोल्यूशन जो लेवल होगा वो भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि अगर जो हमारा रूरल इकोनॉमी है, अगर वो सेल्फ सस्टेनेबल होगा, तो हमारा जो रूरल एरिया का प्रॉब्लम है वही नहीं सॉल्व होगा, बल्कि जो हमारा अर्बन प्रॉब्लम है वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात हो गई कि प्राइमरी सेक्टर पे आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है, देखिए आत्मनिर्भर भारत में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, लोकल के लिए हम वोकल बनने की बात कर रहे हैं, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने इसके पहले बताया था कि जो हमारा MSME सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा मोर देन 40% जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो MSME सेक्टर के द्वारा होता है। तो जो आत्मनिर्भर भारत में मेन फोकस है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में MSME सेक्टर। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन फैसिलिटी दी जाएगी MSMEs को। ठीक है, कोलेट्रल फ्री लोन फैसिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप बिना कुछ भी गिरवी रखे आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखिए, अगर MSME सेक्टर को लोन मिलेगा तो उनका जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है वो दूर होगा, और उस पैसे का वो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्टिवनेस होगा वो भी बढ़ेगा, जो क्वालिटी होगा गुड्स का वो भी अच्छी होगी,
अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो यही तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड ना केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हम बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। मतलब ये कि एमएसएमई सेक्टर में ये इस तरह से कह लीजिए कि हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एरिया है वो है एमएसएमई सेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर रिवाइवल होगा एमएसएमई सेक्टर का तो जो लेबर या यूँ कह लीजिए जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी वो होंगे वहीं पे ही वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। एक रिफॉर्म और हुआ है दोस्तों, वो है डिफेंस सेक्टर में। अभी अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में हम डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे। डिफेंस सेक्टर में कुछ एफडीआई पॉलिसीज़ को लेकर के चेंजेस किया गया है। मतलब अभी तक 49% उसमें एफडीआई अलाउ थी, अभी उसको 74% कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे रिफॉर्म से भी सेकेंडरी सेक्टर पे प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जब 74% का हम उसमें एफडीआई अलाउ किए हैं तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा और प्राइवेट जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। और देखिए हम बार बार ये कहते हैं कि जहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर इंटर करता है तो उसमें दो चीज़ें सबसे पहले आती हैं, पहला एक्सपर्टीज़ और दूसरा टेक्नोलॉजी। जितना अच्छे ढंग से टेक्नोलॉजी का यूज और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है उतना अच्छे से पब्लिक सेक्टर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेकेंडरी सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ने वाला है वो एमएसएमई सेक्टर पे पड़ने वाला है। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादातर चीज़ें सर्विसेज से रिलेटेड हैं। तो इसमें अगर हम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर यूँ कह लीजिए कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है अगर हम उसको बढ़ावा देने की बात करें तो हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फायदे में होगा, उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, उसका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है ई विद्या प्रोग्राम। ठीक है, इसमें डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है, जो कि आप समझ सकते हैं कि इस समय इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी 1-2 दिन पहले आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि प्रज्ञाता गाइडलाइन भी आई है इस चीज़ के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो एजुकेशन, हेल्थ, ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे टर्शियरी सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत में बात की गई है और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात की गई है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम एजुकेशन देंगे, हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके। ठीक है, स्टैंड अप कर सकें, और उसके साथ साथ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। दो उद्देश्य से, पहला ये कि जो हमारा डोमेस्टिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर से लेकर के टर्शियरी सेंटर तक, और उसके साथ साथ हम हेल्थ सेक्टर में, देखिए इंडिया ऑलरेडी एक टूरिस्ट हब है। अगर आप मेडिकल सेक्टर की बात करें तो दुनिया के तमाम देशों से यहाँ पे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। इस चीज़ को हम और भी एनहांस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आत्मनिर्भर भारत के इम्पैक्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। जो भी इधर उधर की चीज़ें हैं अगर कम समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि इसमें देखिए अभी अगर विज़न है, कोई मिशन है, कोई ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली उसमें चैलेंजेस होंगे। कोई प्लान अगर आप कर रहे हैं तो उसके एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस आपके सामने ज़रूर आएंगे। इसमें देखिए सबसे पहला जो चैलेंज है, इशू रिलेटेड टू द लिक्विडिटी। रुपया कहाँ से आएगा, रुपया फ्लो कैसे करेगा, ये एक चैलेंज है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पैकेज इज लिक्विडिटी मेजर्स दैट द सपोज टू बी ट्रांसमिटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, देखिए बैंक ये कह रही है, सॉरी आरबीआई ये कह रही है कि हम बैंक्स को पैसा देंगे और बैंक्स क्या करेगी, सिटीजन को पैसा देगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का जो स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है ये कहने में ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड पे ट्रांजैक्शन होता है वो काफ़ी टफ होता है। ठीक है, ऐसे में एक चीज़ और आप ये समझिए कि अगर इस तरह की स्थिति बनती रही, इस तरह का सिचुएशन बनता रहा तो जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करेंगे ही नहीं, तो लिक्विडिटी का फ्लो हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम जैसे कि एमएसएमई सेक्टर को हम लोन देने की बात किए, लेकिन अगर जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे, तो ऐसे में जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुल मिला के जो लिक्विडिटी का फ्लो होना चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए, वो एक चैलेंज है।
कि हमारे यहाँ जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। दूसरा जो इशू है वो है लैक ऑफ डिमांड का। हमने बताया कि आप लाख चीज़ें बना लो, अगर उसका डिमांड नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का जो पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास सरप्लस मनी कम है, ठीक है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में उनके पास पैसे कम है तो वो डिमांड को मतलब वो की चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लैक ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज। हमने देखा कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हम एमएसएमईज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एमएसएमई देखिए इसमें बैकवर्ड लिंकेज क्या है, बैकवर्ड लिंकेज इसमें मतलब उनको कच्चे माल की सप्लाई होनी चाहिए लेकिन वो पूरी तरह से उतने ऑप्टिमम लेवल पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे में जब उनके पास रॉ मटेरियल होगा ही नहीं तो वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे, और जब आउटपुट नहीं दे पाएंगे तो उनका जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो गड़बड़ होगा। तो हमारे यहाँ का जो अगला चैलेंज है वो क्या है, लैक ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। उसके बाद बार्गेनिंग फिजिकल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट अगर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, इस तरह से चीज़ों का ऐलान करेगी, लोगों को कोलेट्रल फ्री लोन्स देगी, तो ऐसे में क्या होगा कि एनपीए होगा, लोन रिफंड नहीं आएगा, या फिर गवर्नमेंट को अपने जो उनका ट्रेजरी है वहाँ से पैसा देना होगा, तो ऐसे में क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट का एक खतरा है, एक चैलेंज है। उसके बाद डिफिकल्टी इन मोबिलाइजिंग फाइनेंसेस। फिर से वापस देखिए पैसा कहाँ से आएगा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भी प्लान, जो भी पॉलिसीज़ लागू करनी है उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। फर्दर इट इज़ डिफिकल्ट टू बोरो द फॉरेन मार्केट्स एज रूपी विद द रिस्पेक्ट टू द डॉलर इज ऑल टाइम लो। हमने देखा कि जो इस समय डॉलर के मुकाबले हमारा एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। यूँ कह लीजिए कि आज तक के इतिहास में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2-3 डिकेड में अगर देखा जाए तो आज के सबसे निचले स्तर पर है, ठीक है। तो ऐसे में हमको जो है बाहर से भी पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा देना होगा, इंटरेस्ट उनको कम मिलेगा, तो बहुत सारे इशूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो इशूज़ हैं आत्मनिर्भर भारत में, ये सारे इशूज़ हैं, ठीक है। अभी हमें देखना है कि इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिमांड को आप इन्हांस कीजिए, इन केंद्र प्रकारेण किसी भी तरह से आप डिमांड को बढ़ाइए। डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको 2 काम करना है, पहला ये कि आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, और दूसरा ऐसा व्यवस्था कीजिए कि लोगों के पास सरप्लस इनकम हो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमको कोशिश कर काम करना है वो है मोबिलाइजिंग द फाइनेंस। पैसे को हमको ले आना है, चाहे जहाँ से ले आना है, चाहे आप आरबीआई से लीजिए, चाहे आप अपने फिजिकल पॉलिसीज़ से ले आइए, बजट में एलोकेट करिए, कहीं से भी आप इस पैसे की व्यवस्था कीजिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद होलिस्टिक रिफॉर्म, मतलब ये कि हमको रह रह के नहीं करना है, हमको अगर एग्रीकल्चर में करना है तो हमको उसमें आमूल चूल परिवर्तन ले आना है, ठीक है। पूरी तरह से ट्रांसफार्म करना है। केवल अब सोचिए कि आप केवल एमएसपी के क्षेत्र में रिफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर को, अगर हम एक एक सेक्टर ले रहे हैं तो पूरे सेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, होलिस्टिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, स्किल, लेबर, इन सब चीज़ों पे भी हमको काम करने की आवश्यकता है, इसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब सजेशंस आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। ये बात हो गई आत्मनिर्भर भारत की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। देखिए बहुत ही तेज़ी में इसको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ ये नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात ये। देखिए अब जैसे कि हमने कहा कि आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे या जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान जरूर होगा, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में डिफेंस सेक्टर को भी सुधारने की बात की गई है। डिफेंस सेक्टर देखिए अभी हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि ये क्लियर है कि हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। देखिए इससे क्या है कि एक तो ये कि हमारा रेवेन्यू खर्च होता है, हम चीज़ों को खरीदते हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बॉर्डर को मैनेज करने के लिए हम एक तो डिफेंस सेक्टर की चीज़ें खरीदते हैं, उससे हमारा पैसा जाता है, एक तो ये इशू है। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है दोस्तों वो है सिक्योरिटी का। अगर आप कोई फॉरेन से कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जान रहे हैं, तो ऐसे में इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा है, ऐसे में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होने का खतरा है,
ऐसे में वहाँ पे अगर कोई इंटेलिजेंस है, कोई सर्विलांस है, अगर कोई आउटसाइड कंट्री है वो आपके ऊपर सर्विलांस रखना चाहता है तो उसके लिए भी आसान हो जाता है। तो जो मेन इशू है वो डिफेंस तो कम है, सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना ही पड़ेगा। जिस तरह के टेंशन, जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की स्थिति परिस्थिति इस समय विश्व में है, उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भारत को शीघ्र ही इसमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। ठीक है, डिफेंस के प्रोडक्शन में अपने डिफेंस की ज़रूरतों को एटलीस्ट अगर हम एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं तो कम से कम हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने भर की चीज़ें अपने यहाँ प्रोड्यूस जरूर करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया का डिफेंस सेक्टर कैसा है इसको अगर आप एक ग्लांस के रूप में देखना चाहते हैं तो ये एक चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो चैलेंजेज हैं हमारे यहाँ का, जो आज का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है या यूँ कह लीजिए डिफेंस प्रोडक्शन है, उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्यों अभी तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाए हैं, आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं डिफेंस के सेक्टर में, क्या कारण है उसके पीछे। तो सबसे पहला कारण है कि टू मच डिले। देखिए, टू मच डिले और पब्लिक सेक्टर, एक्चुअली इनका दोनों का क्लोज कनेक्शन है। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव ओवर द 200 डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल विद द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोविजन। ठीक है, 200 से ज़्यादा डील हमने किया है और उस डील में हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अभी वो अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में है, मतलब उसको हम फाइनलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आ ही नहीं पा रहा है। S-400 मिसाइल की बात आप कब से सुन रहे होंगे मिसाइल सिस्टम की, लेकिन अभी तक क्या है कि वो आ नहीं पाया है, समझ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हम कर भी रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, वो भी हो नहीं पा रहा है। डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिले है। ठीक है, टाइम पे काम नहीं हो पा रहा है, पहला इशू ये है। दूसरा, पब्लिक सेक्टर, मतलब ये कि डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो पब्लिक सेक्टर का है। ये यूँ कह लीजिए कि पब्लिक सेक्टर ही जिम्मेदार है, और सरकारी कंपनियां किस तरह से काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, ये हम बहुत ही बेहतर ढंग से जानते हैं, और इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। फिर उसके बाद लैक ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, आज भी हम पुराने टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेज़र और लेज़र डिफेंस, लेज़र चीज़ें चल रही हैं USA में। ठीक है, लेज़र डिपेंडेंट रोबोटिक्स की बात हो रही है आर्मी में, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब ये कि हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं, पुरानी हैं। ठीक है, और वो इतना ज़्यादा समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, आज की जो समय की डिमांड है उसमें मेल नहीं खाता है। ठीक है, पुअर डिजाइन कैपेबिलिटी, पहला चैलेंज। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन R&D, मतलब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, उसमें बहुत कम ध्यान देते हैं। इनएबिलिटी टू मैन्युफैक्चर मेजर सब सिस्टम्स एंड द कंपोनेंट्स। ठीक है, जो सब सिस्टम्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको भी हम अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी एक चीज़, एक इशू है, एक प्रॉब्लम है जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट में एक इम्पेडिमेंट है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन R&D इस्टेब्लिशमेंट, प्रोडक्शन एजेंसीज, पब्लिक एंड प्राइवेट एंड द एंड यूजर आर एक्सट्रीमली वीक। देखिए, बात ये है, जो हमारे यहाँ का R&D भी है और जो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन हाउसेज हैं या प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, उनमें कोई तालमेल नहीं है। वो अलग काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो ज़रूरत है, जो R&D है, उसको ज़रूरत समझ में नहीं आ रही है। समय कितनी तेज़ी से बदल रहा है, समय के अनुसार हमको क्या चाहिए, R&D उस पर काम कर ही नहीं रही है। R&D तो पीछे वाले अभी तक जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है वो तो उसी पे काम कर रही हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो ज़रूरत है और जो रिसर्च है, इन दोनों में मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, द क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस इज कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंड हैज़ अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब देखिए क्या है कि अगर हम मान लीजिए आज हम कोई चीज़ बनाना शुरू किए और अगले 10 साल तक हम उसको बना रहे हैं, तो जब हम आज शुरू कर रहे हैं कोई चीज़, देखिए कोई अगर मान लीजिए हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं, अगर हम आज डेवलप कर रहे हैं तो आज तक की जो आवश्यकताएं हैं, संभावना है कि हम उसको अपने प्लानिंग में, हम अपने उसमें जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर उसी प्लान को हम 10 साल तक बना रहे हैं और 10 साल के बाद वो बन के तैयार हो रहा है, तो 10 साल के बाद तो सिचुएशन चेंज हो गया, 10 साल के बाद तो ज़रूरतें बदल गई और हमारा जो इक्विपमेंट तैयार हुआ वो 10 साल पीछे है। ठीक है, तो जो जो जेस्टेशन पीरियड है हमारे यहाँ का वो बहुत ज़्यादा है।
ऐसे में जो नई टेक्नोलॉजी आती है, जो नया रिक्वायरमेंट्स होता है, उसको हम मिस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चैलेंज है। उसके बाद पुअर मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट, तमाम तरह के लेबर लॉज हैं, कंप्लायंस बर्डन है, लैक ऑफ स्किल्स है। ठीक है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब सारे इशूज़ हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने बताया, कभी आप देखिए कि डीआरडीओ है एक, वो अपना काम करता है, दूसरा है कि इसरो उसके साथ काम करता है। उसके अलावा डीआरडीओ के अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो काम करती हैं डिफेंस सेक्टर में। इन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। डीआरडीओ अपना अलग काम कर रहा है, इसरो अपना अलग काम कर रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अपना अलग काम कर रही हैं। ठीक है, इनके ये बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। तो ये भी एक हमारे यहाँ डिफेंस सेक्टर का इशू है। ठीक है, अब हम इसमें जो स्टेप फॉरवर्ड है, या यूँ कह लीजिए कि हम सजेशंस क्या दे सकते हैं, कि मतलब हमको क्या करना चाहिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी इसके पहले वाले एक दो लेक्चर पीछे हम सीडीएस के बारे में पढ़े थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पढ़े थे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रोल काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे। वो इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर सकता है। इंटीग्रेटेड मैनर में लोगों को एक साथ रख के उनकी ज़रूरतों उनकी आवश्यकताओं को समझ सकता है, और उसके बेस पे वो गवर्नमेंट को सजेशन दे सकता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो फंक्शन है वो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, आगे बढ़ करके अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं, इन सब चीज़ का एनालिसिस करके गवर्नमेंट को सजेशन दे सकता है, और जो भी प्रोक्योरमेंट है, जो भी खरीद फरोख्त है, उसको उसमें तेज़ी ला सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंडेटरी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द सब सिस्टम। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें वो खरीद रही है, जहाँ से भी जो भी टेक्नोलॉजी खरीद रही है, जो भी इक्विपमेंट खरीद रहा है, उसको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड, मतलब ये देखिए दोस्तों, दो तरह का जो परचेजिंग होता है, जो प्रोक्योरमेंट होता है, वो दो तरह का होता है। एक ये कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, वो आप उसको सीधा फॉरेन से मंगवा लीजिए और उसको यूज कीजिए। दूसरा ये होता है कि उस गवर्नमेंट के साथ आप एग्रीमेंट कीजिए कि जो सामान आप हमको बेच रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें आपने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है, उसका मेथड क्या है, और उसको ट्रेनिंग भी हमको दीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले समय में इसी तरह का चीज़ हम भी अपने यहाँ डेवलप कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी विद द इक्विपमेंट। तो गवर्नमेंट को ये करना है कि आगे जो भी वो प्रोक्योरमेंट करे, जो भी खरीदारी करे, जो भी इक्विपमेंट खरीदे, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड के थ्रू खरीदे, ताकि एक बार खरीदने के बाद उसको हम स्वतः अपने यहाँ पे डेवलप कर सकें। ठीक है, दूसरा है मॉडर्नाइजिंग द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड एक्चुअली देखिए दोस्तों, इसमें स्वतंत्रता के बाद से ही बहुत कम परिवर्तन हुआ है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आज हमारे यहाँ काम कर रही हैं, उसमें बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रिटिश काल से ही चली आ रही हैं। तो जो उनका काम करने का तरीका है, वो तो वही पुराना ही होगा। तो ऐसे में जो आज की हमारी ज़रूरतें हैं, जो आज की हमारी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा जो उनका क्वालिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी पुअर है। तो ऐसे में क्या करना है हमको, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस एंड प्रैक्टिसेस। इतना ज़्यादा रेगुलेशंस, इतने ज़्यादा लॉज और रेड टेपिज्म, करप्शन, ये सब सारी चीज़ें, सॉरी करप्शन नहीं कहा जा सकता डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके अलावा प्रमोटिंग डिफेंस एक्सपोर्ट। एक तो ये कि सबसे पहले तो आप भाई सेल्फ सफिशिएंट हो लो, एक्सपोर्ट तो बाद में करना। ठीक है, लेकिन हाँ, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमारी क्षमता है, जहाँ पे भी संभावनाएं हैं, वहाँ पे हम क्या करें, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है डिफेंस सेक्टर में। सपोज दैट द रोल ऑफ DRDO एज द गवर्नमेंट सोल एडवाइजर, डेवलपर एंड इवेल्युएटर। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति सजेशन दे रहा है गवर्नमेंट को कि आपको ये करना चाहिए, गवर्नमेंट उसी से कह रही है कि ठीक है आप ये करो। ठीक है, फिर वापस से गवर्नमेंट यही उन्हीं से ये कह रही है कि आप खुद ही इस वर्क को इवेल्युएट करिए कि कहाँ तक सक्सेस है और कहाँ तक आप सफल है। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन सारा काम कर रही है, तो ऑब्वियसली जब वो इवेल्युएट करेगी तो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को, अपने चीज़ों को, अपने सजेशंस को, अपनी पॉलिसीज़ को वो क्या करेगी,
गवर्नमेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है छुपाए, ताकि उसकी कमियों को छुपाया जा सके, वो अपने उसकी कमियां बाहर ना आने पाए। ठीक है, तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी इवेल्युएटर होना चाहिए। सजेशंस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर का जो साइंटिफिक काउंसिल है वहाँ से ज़्यादा सजेशंस आने चाहिए। सीडीएस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस आने चाहिए। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही इन्वॉल्व हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो डीआरडीओ का रोल है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है। तो ये सब हम कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं डिफेंस सेक्टर में, अगर हमको सेल्फ रिलायंट होना है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा टॉपिक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आत्मनिर्भर भारत में, जैसा कि हमने बताया कि प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया जाएगा। इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता एक्चुअली बहुत दिन से थी, लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान शुरू किया गया है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने की बात की गई है। 3 चीज़ें इसमें 3 परिवर्तन किए गए हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है। कंटेक्स्ट क्या है आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट लेकर के, हम इसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जो सीधा सीधा है, जो आसान भाषा में है, कंटेक्स्ट यही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सुधारने की बात की गई है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अब वही परिवर्तन क्या किया गया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। दोस्तों ये पूरा जो इसमें लिखा गया है इसको मैं पूरी तरह से पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, बस ये है कि आसान भाषा में आप इसको समझ लीजिए, आसान भाषा में इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 कुछ सीलिंग्स कैप लगाता है कि आप इससे ज़्यादा चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा चीज़ों को रख नहीं सकते। ठीक है, तो जो ऑर्डिनेंस जो अमेंडमेंट होगा वो इस सीलिंग कैप्स को या कुछ रेगुलेशंस हैं उनको चेंज कर देगा। ठीक है, अभी पूरी तरह से इसका जो पूरा मैनुअल है वो आया नहीं है, तो पूरी तरह से इसमें चीज़ें नहीं है, लेकिन जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को पता है। न्यूज़पेपर में जितनी चीज़ें हैं वहीं से मैं इसको लिया हूँ, तो जितनी चीज़ें अभी तक के लिए हैं वो उसी के बेस पे ये चीज़ है। ठीक है, तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है उसमें कुछ चीज़ें रेगुलेशंस हैं कि आप इससे ज़्यादा प्राइस नहीं लगा सकते, आप इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, आप इतने दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। तो जो इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है वो अमेंडमेंट इसी चीज़ को चेंज किया जा रहा है, इसी चीज़ को उसमें चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरप्लस तो है हमारे यहाँ, हम 1969 के बाद से ऑलमोस्ट 1980s में हम काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे और उसके बाद से सरप्लस भी होने लगा था। ठीक है, लेकिन अब जैसे कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे पास, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। और एक तरफ वेस्ट तो होती ही होती हैं, दूसरी तरफ जो फार्मर है उनको जो प्राइस मिलनी चाहिए वो प्राइस भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, इससे कंज्यूमर का जो पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है वो भी बढ़ जाता है, उनको चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो ऐसे में इस तरह का जो नियम कानून है उससे ना तो फार्मर को फ़ायदा हो रहा है, ना तो ट्रेडर्स को फ़ायदा हो रहा है और ना तो कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया है। अब इस संशोधन से जो फ़ायदा होने वाला है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमने बताया कि ये क्या कर देगा, डीरेगुलेट द कमोडिटीज सच एज सीरियल, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेज, अनियन एंड पोटैटोज। इट विल हेल्प टू लिसन द फियर्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑफ एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस इन द बिजनेस ऑपरेशंस। देखिए बहुत सारे रेगुलेशंस जब होंगे, बहुत ज़्यादा लॉज और कम्प्लेक्सिटीज़ होगी, तो ऐसे में क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो जब भी, देखिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब तक प्राइवेट लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तब तक किसी भी सेक्टर का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, ठीक है, उनको थोड़ा सा आसानी होगी, आसानी से उनके लाइसेंस बन जाएंगे और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीलिंग कैप्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा को उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, एनी लिमिट्स अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ओवर दीज कमोडिटीज विल बी इम्पोज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सच एज वार, फेमाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड द नेचुरल कैलेमिटी। जो देखिए सीलिंग कैप्स है, अब क्या कहा जा रहा है कि इनको जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज होंगे, जो एक्सेप्शनल परिस्थितियां होंगी, उसी में ही लागू किया जाएगा। अदरवाइज
सीलिंग कैप्स हटा लिए जाएंगे और भी जो रेगुलेशन है उनको हटा लिए जाएंगे। ठीक है, द फ्रीडम टू प्रोड्यूस, देखिए द फ्रीडम टू प्रोड्यूस, होल्ड, मूव, डिस्ट्रीब्यूट एंड सप्लाई विल लीड टू हार्नेसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर प्रोडक्शन में, होल्डिंग में, मूवमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में, इसमें अगर उनको छूट दी जाएगी, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इट विल हेल्प ड्राइव अप इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड सप्लाई चेन। ऑब्वियसली देखिए कोल्ड स्टोरेज क्या है, अगर सोचिए कि आपके ऊपर सीलिंग कैप लगा है कि आप 10 कुंटल से ज़्यादा आलू रख ही नहीं सकते कोल्ड स्टोरेज में। ऐसे में क्या होगा कि जो कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने वाला होगा वो ये सोचेगा कि यार 10 कुंटल से ज़्यादा तो आने वाला है नहीं, इस बिजनेस में फ़ायदा नहीं है, तो वो कोल्ड स्टोरेज डेवलप नहीं करेगा। लेकिन जब उसको ये पता होगा कि जो भी फार्मर्स है, जो भी ट्रेडर्स है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, उसके पास जितनी भी क्षमता होगी, जितने भी आलू होंगे, वो हो सकता है सब हमारे कोल्ड स्टोरेज में रखे, तो ऐसे में क्या होगा कि उसके अंदर एक इंकरेजमेंट आएगी, एक मोटिवेशन आएगा, चलो ठीक है हम कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री में इंटर करते हैं और कोल्ड स्टोरेज इस्टेब्लिश करते हैं, इससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अब देखिए क्या है कि जो भी कंज्यूमर होगा, जो भी फार्मर होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज चाहेगा। ऐसे में जो कोल्ड स्टोरेज डेवलप करेंगे, जो कोल्ड स्टोरेज इस्टेब्लिश करेंगे, वो अपने जो भी इस्टेब्लिशमेंट होगा उसको मॉडर्नाइज भी करेंगे। मतलब ये कि मॉडर्न तरीके का जो भी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी कोल्ड स्टोरेज टेक्निक्स है, वो सब यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि जो उनकी क्वालिटी होगी, जो ड्यूरेबिलिटी होगी सामान की, जो भी आप कमोडिटी वहाँ पे रख रहे हैं, और जो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, या फिर यूँ कह लीजिए जो उसमें इन्फेक्शन या पेस्ट अटैक, इस सब चीज़ को चांस होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे फार्मर भी इंकरेज होगा कि हमको कोल्ड स्टोरेज में सामान रखना है, ठीक है, रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, कुल मिला के ये कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ले आया जाए। ठीक है, अब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में सुधार किया जा रहा है, उससे उसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअली। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें एक कम्पिटिटिव मार्केट होगा, वेस्टेज कम होंगे और फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। ये सब चीज़ें जो है आप सिग्निफिकेंस के रूप में देख सकते हैं। उसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल भी होगा, प्राइस स्टेबिलिटी भी होगी, कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें मिलेंगी, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है और इकॉनमी को अच्छी तरह से रिवाइव भी किया जा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें इसके सिग्निफिकेंस हैं। ये तो बात हो गई कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहला चेंज किया गया है। दूसरा जो चेंज किया गया है दोस्तों, उसमें एक आर्डिनेंस है। आर्डिनेंस में ये कहा जा रहा है कि फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन आर्डिनेंस 2020। दोस्तों अभी ये एक्ट नहीं है, अभी ये आर्डिनेंस है। बैकग्राउंड क्या है, करंटली देयर आर रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फार्मर्स इन सेलिंग एग्री प्रोड्यूस आउटसाइड द नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। देखिए दोस्तों, जब हम लोग एपीएमसी पढ़ रहे थे और ई नैम की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो हमने एपीएमसी का एक इशू बताया था, एक चैलेंज बताया था। उसमें ये कहा था कि जो भी फार्मर है, एक नोटिफाइड एरिया है एपीएमसी का, उस क्षेत्र में जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस उसी एपीएमसी में बेच सकते हैं, उसके बाहर जाकर के बेचने की अनुमति नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि अब देखिए, जब वो फोर्स्ड है एक ही जगह पे बेचने के लिए, तो ऐसे में मिडिल मैन भी आ जाएंगे, ऐसे में मोनोपोली भी आ सकती है, और ऐसे में प्राइस कंट्रोल भी हो सकता है, कार्टलाइजेशन भी हो सकता है। और जैसा कि हमने एपीएमसी में देखा कि उसका जो इशू है, उसका एक इशू ये भी है, मोनोपोली और कार्टलाइजेशन। ठीक है, तो एक ये इशू है, ये तो एक बैकग्राउंड है दोस्तों। इसी सब चीज़ों को सही करने के लिए ये नया ऑर्डिनेंस आया है। उसके अलावा द फार्मर्स आर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू सेल द प्रोड्यूस ओनली टू द रजिस्टर्ड लाइसेंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमने बताया था कि जो फार्मर जब एपीएमसी में अपना प्रोड्यूस लेके जाता है तो वो ट्रेडर से डायरेक्ट निगोशिएट नहीं करता है, वो निगोशिएट करता है एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो दोस्तों, जब अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो ट्रेडर से बात कर रहा है, तो वापस से वही बात हो गई कि फार्मर अगर डायरेक्ट निगोशिएशन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे मिडिल मैन आ गया, मिडिल मैन का वापस से खतरा आ गया। ठीक है, तो ऐसे में जो फार्मर्स का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज हो जाता था। उसके अलावा बैरियर्स एग्जिस्ट इन द फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिटवीन द वेरियस स्टेट्स ओविंग टू द प्रेवलेंस ऑफ वेरियस एपीएमसी लेजिस्लेशंस इनेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि हमने बताया था कि एक तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और दूसरे
जो एपीएमसी एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के हिसाब से अपने उनके पास अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से अपने अपने एपीएमसी एक्ट बनाएंगे। ऐसे में कोई भी कमोडिटी अगर महाराष्ट्र में बन रही है, महाराष्ट्र से प्याज चलना है और वो उसको यूपी में आना है, तो उसको महाराष्ट्र की चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, महाराष्ट्र के जो नियम हैं। फिर उसके बाद वो एमपी में एंटर करेगा तो एमपी में अलग व्यवस्था है, अलग चीज़ें हैं। फिर उसके बाद वो यूपी में आएगा और यूपी में अलग व्यवस्था है। तो ऐसे में क्या है कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट है कमोडिटीज़ का, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो इस जो ऑर्डिनेंस में इस चीज़ को भी सही करने की बात कही जा रही है। अब जो इसमें चेंजेज होंगे उससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो सेलिंग है, ठीक है, मतलब इस बैरियर को हटा दिया जाएगा कि कोई भी फार्मर कहीं पे भी अपने प्रोड्यूस को बेच या खरीद सकता है, ठीक है। दूसरी व्यवस्था जो की जाएगी वो बैरियर फ्री इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट मूवमेंट और ट्रेड करना सुनिश्चित किया जाएगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, जैसा कि हमने बात किया था कि ई नैम को बढ़ावा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात की जाएगी। इससे क्या होगा कि थ्रू आउट द कंट्री सीमलेस ट्रेड किया जा सकेगा इलेक्ट्रॉनिकली। कश्मीर में बैठा हुआ व्यक्ति कश्मीर में भी बैठ करके वो तिरुवनंतपुरम के किसी भी व्यक्ति को अपना सेब बेच सकता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को हम बढ़ावा देंगे तो ये एक चीज़ हो पाएगा कि जो भी मूवमेंट है वो सीमलेस होगा। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें इस आर्डिनेंस में बात कही गई हैं, इन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। और उसके साथ साथ सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इस ट्रेडिंग और कॉमर्स के लिए एक अलग रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पे टाइमली और आसानी से चीज़ों को सॉल्व किया जा सके, लोगों के इश्यूज़ को, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके, ठीक है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आप इसको देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यही कि चॉइस ऑफ फार्मर्स, अगर वो यूपी में बेचना चाहता है तो यूपी में बेचे, वो मुंबई में बेचना चाहता है तो मुंबई में बेचे, कोई परेशानी नहीं है, कहीं पे भी जा करके वो किसी भी माध्यम से बेच सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग कास्ट कम होगी, इलेक्ट्रॉनिक अगर ट्रेडिंग बढ़ेगी तो मार्केटिंग कास्ट कम होगी। उसके बाद जो फार्मर है उसको अच्छा प्राइस भी मिल सकता है, और अगर अच्छा प्राइस मिलेगा तो उसका जो इनकम है वो भी स्टेबल इनकम होगा। और स्टेबल इनकम ही मतलब इनकम में स्टेबिलिटी लाना ही एक एमएसपी का भी एक ऑब्जेक्टिव है। मतलब एमएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी इस ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इट विल पेव द वे फॉर क्रिएटिंग वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट इन द कंट्री। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम, ई नैम की बात कर रहे हैं, सारे एपीएमसीज को हम अगर कनेक्ट कर देंगे इंटरनेट के थ्रू तो आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी कोई भी चीज़ कभी भी बेच सकते हैं, 24 घंटे आपकी दुकान खुली रहेगी, ठीक है। अगला जो ऑर्डिनेंस है, अगला जो सुधार है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। देखिए इसमें क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उस तरह से की चीज़ों पे जो डिस्प्यूट होते हैं, जो लेजिस्लेशंस होते हैं, उन सब सारी चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। देखिए क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एक्चुअली फ्रेगमेंटेड लैंड साइज है, छोटे छोटे लैंड साइज हैं। तो जब छोटे लैंड साइज होते हैं दोस्तों तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर है वो वेदर डिपेंडेंस है, मतलब कि हमारे यहाँ का मौसम पे, मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है हम। फिर उसके बाद प्रोडक्शन अनसर्टेनिटीज़ है, मतलब इस बार आपके 1 बीघे खेत में 20 कुंटल धान हुआ, कोई ज़रूरी नहीं कि अगली साल भी 20 कुंटल होगा, अगली साल हो सकता है 5 ही कुंटल हो, ठीक है। या फिर और भी कोई चीज़ ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनी, कोई पेस्ट अटैक हो गया, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप उसमें इनपुट जो देना है वो नहीं दे पाए, अच्छी क्वालिटी का आप सीड नहीं ले पाए, अच्छी क्वालिटी का आप टाइम पे आप खाद नहीं दे पाए, या फिर इरिगेशन नहीं मिल पाया, पानी नहीं मिल पाया। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रोडक्शन की अनसर्टेनिटीज़ हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्शन आज कर रहे हैं आप वही का आप कल भी करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। हालांकि गवर्नमेंट 23-24 ऐसे क्रॉप प्रोडक्शंस हैं, क्रॉप प्रोड्यूसेस हैं जिसका एमएसपी वो हर साल जारी करता है, लेकिन इंडिया डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे 23-24 क्रॉप्स ही तो नहीं है, ठीक है। तो जो अदर क्रॉप्स हैं उनकी जो प्राइस है, उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। पता चला किसी बार किसी साल ऐसा हुआ कि आपका प्रोडक्शन बम्पर हो गया, ऐसे में आपकी प्राइस बहुत तेज़ी से फॉल हो जाती है, इवन वेस्टेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है वो होता है हार्टिकल्चर का।
हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही हाईली पेरिसेबल होते हैं। अगर उनका बम्पर प्रोडक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा दिन तक वो होल्ड करके भी नहीं रख सकते, और उनको ऑप्टिमम प्राइस भी नहीं मिल पा रहा है, तो उनका जो इनपुट कास्ट था इवन वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में क्या है, जो मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो भी हमारे यहाँ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा एग्रीकल्चर है वो काफ़ी रिस्की है। तो इन सब रिस्क को दूर करने के लिए ये आर्डिनेंस है। और इस आर्डिनेंस का फ़ायदा क्या होगा, देखिए इस आर्डिनेंस में क्या क्या नियम कानून है, कैसे कैसे होना है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब उसका पूरा मैनुअल, पूरा ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा। लेकिन जो एक मोटा मोटा फ़ायदा है वो उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो पहला फ़ायदा है, इट एम्पावर्स द फार्मर फॉर इंगेजिंग विथ प्रोसेसर, होलसेलर, एग्रीगेटर, होलसेलर, ठीक है, लार्ज रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स इटीसी, दस एलिमिनेटिंग द इंटरमीडिएरीज। मतलब ये कि इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आप ट्रेड करोगे, डायरेक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे और डायरेक्ट आप निगोसिएशन करोगे, चाहे आप होलसेलर हो या फिर कोई ट्रेडर हो या फिर फार्मर हो, ठीक है। तो ऐसे में जो मिडिल मैन का खतरा है, जो इंटरमीडिएरीज का खतरा है, ठीक है, जो अब बीच में आपका प्राइस लॉस हो जाता है, कोई भी चीज़ आप 15 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, मिडिल मैन उसको 18 रुपये में बेच रहा है, लेकिन आपको मिल रहा है 14 रुपये। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, जो ये लॉस है, जो ये इनकम गैप है, इसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद फार्मर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एडिक्वेट प्रोटेक्शन, किसके लिए, सेल, लीज आर मोर्टगेज ऑफ फार्मर्स लैंड इज टोटली प्रोहिबिटेड एंड द फार्मर्स लैंड इज आल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिकवरी, ठीक है। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई फार्मर्स लैंड है, तो उसको सेल करना, लीज पे देना, मोर्टगेज करना, इसको पूरी तरह से प्रोहिबिट करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अपना एग्रीकल्चरल लैंड कहीं पे आप कोलैटरल के रूप में रखे हैं, तो उसकी रिकवरी को भी प्रोटेक्शन देने की बात कही जा रही है। इट आल्सो प्रोवाइड एन इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको भी सुधारने की बात कही जा रही है। एक अलग से यहाँ पे भी एक अलग से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। इट कंटेन्स द मैकेनिज्म विच वुड ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम द फार्मर्स टू द स्पॉन्सर, ठीक है। इसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर कोई मार्केट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, प्राइस को लेकर के कोई फ्लक्चुएशन आता है, कोई यूँ कह लीजिए कि अगर प्राइस में कोई डाउनग्रेडिंग होती है, प्राइस कम होता है, तो इसका जो रिस्क अभी तक फार्मर्स पे है उसको हटा करके, फार्मर्स से हटा करके उसको स्पॉन्सर्स पे टालने की या स्पॉन्सर्स पे शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये 3 तरह के ऑर्डिनेंस थे जहाँ पे हमने बात की। तो जो इसका सिग्निफिकेंस है उसको हम देख सकते हैं। आप इसको समझ ही गए होंगे कि इसमें सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। कि सबसे पहली बात तो एक्सेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देखिए प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट फार्मर से निगोशिएट करेंगे, बात करेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी ब्रिंग करेंगे वो अपने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी ले आएंगे। उसके बाद बेटर इनपुट्स हो पाएगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो आपके पास बेटर इनपुट्स, मतलब टाइम पे आप इरिगेशन दे सकते हो, टाइम पे आप अच्छे सीड्स ले सकते हो, टाइम पे आप फर्टिलाइजर्स दे सकते हो, उसकी हार्वेस्टिंग भी टाइम पे हो सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जो मेजर्स होते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। लॉजिस्टिक्स मिल सकता है, कोल्ड स्टोरेज मिल सकता है, ये सब सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आएगा। ये ऑब्वियसली ये तीनों जो रिफॉर्म हुए हैं उसमें इस चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों का जो वे फॉरवर्ड है वो क्या हो सकता है। जो अभी तक के ऑर्डिनेंस, हम 2 ऑर्डिनेंस देखे और एक अमेंडमेंट देखे, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों में जो हमको अगर एक साथ लिखना है आंसर, तो हम इसका वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि दीज ऑर्डिनेंसेज आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड नेसेसरी एग्रेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री which are expected to resolve a number of issues of the agriculture sector, obviously common way forward है। उसके बाद it is considered as a visionary step towards transformation of agriculture and raising the farmers income। 2022 तक हम अपने फार्मर्स का इनकम जो है डबल करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के जो भी रिफॉर्म्स हैं वो उसमें क्या होंगे, एक बूस्ट का काम करेंगे, एक बूम का काम करेंगे। तो ये आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। दोस्तों आज का जो लेक्चर था, आज हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें थी, जो भी टॉपिक आज हमने लिया था, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हो सकता है कि रोज़ ये क्लास ना हो पाए, रोज़ आपके लिए अपडेट ना आ पाए, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम में ठीक ठाक समय है, तो
आप और सब सारी चीज़ें तैयार करते रहिए। करंट अफेयर्स आपका टाइम पे तैयार हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा अपडेटेड मटेरियल आपको मिलता रहेगा, उतना ज़्यादा अपडेटेड क्लासेज आप तक पहुंचती रहेंगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली क्लास आएगी, लेकिन हाँ, टाइम से आपका करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।